आज फैसला होगा और ऐसा होगा कि कोई उंगली ना उठा सके। मैं बड़ा हूँ और बड़े होने का हक भी मैं निभाऊंगा। इस घर में अब वही होगा जो मैं तय करूंगा। भैया, आपने बचपन से हमें सहारा दिया है। आपके फैसले पर शक करना तो हमारे लिए पाप के समान है। आप जो भी निर्णय लेंगे हम बिना सवाल किए उसे सिर झुकाकर मान लेंगे। भैया, मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरी दुनिया हो। मुझे कभी किसी चीज की लालच नहीं रही। आप जो भी मुझे देंगे वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। चंद्रनगर राज्य में आज का दिन इतिहास बनने वाला था, जहां खून के रिश्ते लालच के सामने कमजोर पड़ने वाले थे। 3 भाई एक ही पिता की संतान, लेकिन आज उनके दिलों में अपनापन नहीं बल्कि स्वार्थ की दीवार खड़ी हो चुकी थी। बंटवारे की शुरुआत अब खेतों से होने वाली थी, जहां मेहनत, पसीना और भविष्य सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन इस फैसले में न्याय कम और चालाकी ज्यादा छुपी हुई थी। हमारे पास कुल 2 उपजाऊ खेत हैं, इसलिए एक खेत मेरा होगा और एक लल्लन का। और जहाँ तक मेड़ की बात है, वो भोला के हिस्से में आएगी। आखिर उसे भी तो कुछ देना ही है। वाह भैया, क्या समझदारी भरा फैसला लिया है आपने। आपने तो हर चीज का बहुत बढ़िया हिसाब किया है। मुझे आपका ये बंटवारा पूरी तरह मंजूर है। ऐसा न्याय तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मेरे हिस्से में सिर्फ मेड़ आई है, न खेत न फसल, सिर्फ एक किनारा। फिर भी भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने जो दिया मैं उसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार करता हूँ। खेत के बाद अब बारी थी उस आम के पेड़ की, जिसे उनके पिता ने अपने हाथों से लगाया था। लेकिन अब वही पेड़ रिश्तों की जड़ को हिलाने वाला था। देखो इस पेड़ को, इसमें 2 मजबूत डालियां हैं, इसलिए एक डाली मेरी होगी और एक लल्लन की। और जहां तक जड़ की बात है, वो भोला के हिस्से में जाएगी। आखिर उसे भी कुछ तो मिलना चाहिए। भैया, आपने तो फिर से कमाल कर दिया। इतना सही और साफ बंटवारा कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे ये फैसला दिल से मंजूर है। आप जैसा बड़ा भाई हर किसी को नहीं मिलता। मुझे पेड़ नहीं, सिर्फ उसकी जड़ मिली है। न फल न छाया, बस खाली मिट्टी। फिर भी भैया, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा। आपने जो दिया वही मेरे लिए पर्याप्त है। अब बारी थी उस घर की, जहाँ तीनों भाइयों ने अपना बचपन बिताया था। लेकिन आज वही घर किसी के लिए आशियाना तो किसी के लिए बेघर होने की वजह बनने वाला था। इस घर में 4 कमरे हैं। 2 कमरे मेरे होंगे और 2 लल्लन के। और जहां तक छत की बात है, वो भोला के हिस्से में जाएगी। आखिर उसे भी तो रहने की जगह चाहिए। भैया, आपने तो हर बार की तरह इस बार भी कमाल कर दिया। इतना सटीक और समझदारी भरा फैसला कोई और नहीं कर सकता। मुझे ये बंटवारा पूरी तरह मंजूर है। आप जैसा बड़ा भाई होना सच में हमारी किस्मत है। मुझे घर नहीं, सिर्फ छत मिली है। न दीवार न सहारा, बस एक आसमान। फिर भी भैया, मैं आपकी हर बात मानूंगा। शायद यही मेरी तकदीर में लिखा है। जिस घर की हर दीवार में बचपन की यादें बसी थी, आज उसी घर को टुकड़ों में बांटा जा रहा था। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि दीवारें बांटने से दिल भी टूट जाते हैं। देखो, मैंने हर चीज बराबरी से बांटी है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। भोला को छत मिली है, मतलब उसे आसमान के नीचे रहने की जगह मिली है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए उसे। भैया, सच में आपने तो इंसाफ की मिसाल पेश कर दी। हर किसी को उसका हिस्सा मिला है। अब अगर कोई इसमें भी कमी निकाले तो वो उसकी सोच की गलती हो। घर के अंदर रहने का सपना था, पर अब सिर्फ ऊपर आसमान ही मेरा सहारा है। फिर भी भैया, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आपकी हर बात को चुपचाप सह लूंगा। भैया, सच में आपने तो इंसाफ की मिसाल पेश कर दी। हर किसी को उसका हिस्सा मिला है। अब अगर कोई इसमें भी कमी निकाले तो वो उसकी सोच की गलती हो। अरे भोला, अब यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? बंटवारा हो चुका है। ये घर अब हमारा है। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, इसलिए अब तुम यहाँ नहीं, ऊपर जाकर रहो। हाँ भोला, अब इस घर के अंदर तुम्हारा कोई हक नहीं। दीवारें और कमरे हमारे हैं। तुम्हें जो मिला है उसी में खुश रहो और ज्यादा उम्मीद मत करो। भैया, मैं कहाँ जाऊंगा? अभी अभी मेरी शादी हुई है। क्या मैं अपनी पत्नी को लेकर इस छत पर रहूं? ये सब हमें मत पता। सोचना तुम्हें पहले चाहिए था। अब जो मिला है उसी में गुजारा कर।
यही तुम्हारी औकात है। मैंने तो आपको भगवान माना था, लेकिन आज समझ आया भगवान कभी अपने भक्त को यूं सड़क पर नहीं छोड़ता। उस दिन सिर्फ एक घर नहीं टूटा था, बल्कि एक भाई का विश्वास भी हमेशा के लिए टूट गया था। और यही दर्द आगे चलकर एक बड़ा तूफान बनने वाला था। घर से निकाले जाने के बाद भोला और उसकी पत्नी एक छोटी सी कुटिया में रहने को मजबूर हो गए, जहाँ ना आराम था ना सुकून, बस थी तो गरीबी और टूटा हुआ विश्वास। देख लिया अपने भाइयों का असली चेहरा? जिन्हें तुम भगवान मानते थे, उन्होंने तुम्हें सड़क पर ला खड़ा किया। पद्मा, तुमने तो उनकी हर बात सिर झुकाकर मान ली, और बदले में क्या मिला? ना घर, ना खेत, बस अपमान। पद्मा, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे कैसे लड़ता? मुझे लगा था वो मेरे साथ न्याय करेंगे। मैंने कभी लालच नहीं किया, बस उनका प्यार चाहता था, पर शायद मैं गलत था। प्यार? ये प्यार नहीं, तुम्हारी कमजोरी थी। तुम्हारी चुप्पी ने ही उन्हें इतना हिम्मत दिया। पद्मा, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अगर जीना है तो अपने हक के लिए लड़ना सीखो। मैं क्या करूं पद्मा? मेरे पास न ताकत है न सहारा। मैं अकेला क्या बदल सकता हूं? अकेले नहीं हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। और याद रखना, अन्याय सहना भी एक पाप होता है। पद्मा, अब वक्त आ गया है तुम्हारे भाइयों को उनके कर्मों का फल देने का। उस रात एक कमजोर इंसान नहीं, बल्कि एक नई सोच जन्म ले चुकी थी, और यही सोच आगे चलकर लालच के अंत की वजह बनने वाली थी। अगली सुबह एक नई चाल चलने की तैयारी हो चुकी थी, जहां एक भोला इंसान अब समझदार बन चुका था और उसकी पत्नी उसके हक की लड़ाई लड़ने को तैयार थी। सुनो भोला, अब वक्त आ गया है तुम्हारे भाइयों को उनकी करनी का फल देने का। पद्मा, जो मेर उन्होंने तुम्हें दी थी ना, आज वही उनके विनाश का कारण बनेगी। पर पद्मा, अगर हमने मेड़ तोड़ दिए तो उनके खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। भोला, क्या ये सही होगा? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सही और गलत की बात अब मत करो। जब उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, तब क्या वो सही था? ये मेड़ तुम्हारा हिस्सा है, और अपने हिस्से के साथ क्या करना है, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम सही कह रही हो पद्मा। अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। आज मैं अपने हक का इस्तेमाल करूंगा, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। जोर लगाओ भोला, आज ये मेर नहीं, उनका घमंड टूटेगा। आज पहली बार मैं अपने लिए खड़ा हो रहा हूँ। और देखते ही देखते वो मेड़ टूट गई, जिसने खेतों को संभाल रखा था। पानी बह गया, और साथ ही बह गया दोनों भाइयों का घमंड भी। जिस मेड़ को उन्होंने बेकार समझ कर दिया था, आज वही उनके विनाश की वजह बन चुकी थी। कहते हैं, अन्याय की नींव हमेशा कमजोर होती है। मेड़ टूटने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी उस आम के पेड़ की, जो इस अन्याय का आखिरी गवाह बनने वाला था। भोला, आज आखिरी वार करना है, जिससे उनके लालच की जड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पद्मा, याद है ना, इस पेड़ की जड़ तुम्हारे हिस्से में आई थी, तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। हाँ पद्मा, अब मैं समझ चुका हूँ। जो मेरा है उस पर पूरा हक मेरा है। आज ये पेड़ नहीं कटेगा, आज उनके घमंड की नींव कटेगी। पद्मा, चलो भोला, कुल्हाड़ी उठाओ। आज फैसला होगा हक और लालच के बीच। भोला, हर वार के साथ मैं अपने अपमान का जवाब दे रहा हूं। अरे ये क्या कर दिया तूने भोला? तूने हमारा पेड़ काट दिया। आज तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। भैया, इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। चलो इसे राजा के दरबार में ले चलते हैं। आज इसे कड़ी सजा दिलवाएंगे। अगले ही दिन चारों राजा के दरबार में पहुंचे, जहां सच और झूठ का फैसला होने वाला था। अब देखना था, न्याय जीतता है या लालच। क्या मामला है? क्यों लाए हो तुम इस युवक को यहाँ? सच्चाई बताओ, वरना सजा दोनों पक्षों को मिलेगी। यह हमारा दरबार है, यहाँ के राजा हम हैं। महाराज, इसने हमारी फसल बर्बाद कर दी और अब हमारा आम का पेड़ भी काट दिया। ये हमारा दुश्मन बन गया है।
इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महाराज, मुझे खेत नहीं, सिर्फ मेड़ दी गई थी, और पेड़ नहीं, सिर्फ उसकी जड़। महाराज, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने सिर्फ अपने हिस्से का इस्तेमाल किया है। अगर ये अन्याय नहीं था तो फिर हमारा जवाब भी गलत कैसे हो सकता है? महाराज, मुझे बदला नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए था। आज मुझे मेरा हक मिल गया। अब मैं साबित करूंगा कि सच्चाई हमेशा जीतती है। दरबार में सन्नाटा छा गया था। हर किसी की नजर अब राजा के फैसले पर टिकी थी। आज तय होना था कि सच की जीत होगी या लालच की। महाराज, अगर आज इसे सजा नहीं मिली तो कल हर कोई अपने हिस्से के नाम पर विनाश करेगा। इसने सिर्फ पेड़ नहीं काटा, हमारी मेहनत और इज्जत को भी काट दिया है। महाराज, हमने इसे कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी ये हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये आगे भी हमारा नुकसान करेगा। महाराज, अगर हिस्सा देना ही था तो सही तरीके से देते। टूटे हुए हिस्से देकर इन्होंने खुद अपने विनाश की नींव रखी है। महाराज, मुझे बदला नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए था। आज मुझे मेरा हक मिल गया। अब मैं साबित करूंगा कि सच्चाई हमेशा जीतती है।